रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बच्चों, ये चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, लेकिन हर साल बच्चों अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं, आप जब भी 33 ईयर्स के लगा करके चेक कर लें। वैसे भी मैं इसके बाद 33 ईयर्स के पीवाईक्यूज करवाऊंगा। आज का सेशन जो हो जाएगा बच्चों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि ऑल इन वन चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाते हैं नीट के एग्जाम में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। तो बहुत फास्ट बच्चों, एक ही घंटे में रिवाइज करना है इस पूरे बुक को, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको फास्ट थोड़ा सा बताऊंगा। गुड मॉर्निंग मनीषा। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूं रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा है बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो चुका हो वो दोबारा ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करे, तो जिस फिनोमेना के द्वारा वो ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे बच्चों। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं बच्चों, तो जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उनकी बच्चों बर्थ होती है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहले बर्थ होती है तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ तो होना ही होना है। तो बर्थ और डेथ तक के टाइम पीरियड को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। मैंने उससे पहले भी आपसे बताया बच्चों की लाइफ स्पैन क्या होती है। लाइफ स्पैन वो होती है बर्थ टू डेथ के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं बच्चों। लाइफ स्पैन में बेसिकली बच्चों 3 फेजेस आते हैं। एक को हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं, दूसरे को हम लोग ग्रोथ फेज या फिर जुवेनाइल फेज कहते हैं, दूसरे को हम लोग मैच्योर फेज कहते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज होता है, और तीसरे को हम लोग सेनेसेंट फेज कहते हैं। सेनेसेंट फेज कहते हैं जो सेनेसेंट फेज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं, ठीक है, ओल्ड एज कहते हैं। देन उसके बाद तो डेथ फेज आ ही जाता है। So the period from birth to natural death of an organism represents its life span। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, लाइफ स्पैन किस पे डिपेंड करती है, ये भी मैंने आपसे बता दिया था बच्चों की लाइफ स्पैन किस पे डिपेंड करती है। लाइफ स्पैन पहली बात तो किसी के उस पे नहीं डिपेंड करती है, साइज पे नहीं डिपेंड करती है बच्चों, और उसके शेप पे नहीं डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था बच्चों कि क्रो और पैरट का एग्जाम्पल भी दिया था उस दिन, कि क्रो की और पैरट की तकरीबन साइज सेम होती है, लेकिन क्रो की लाइफ स्पैन 15 साल होती है और पैरट की 140 ईयर्स होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों मैंगो ट्री और पीपल ट्री की बात करूं बच्चों, मैंगो ट्री और पीपल ट्री की, ठीक है। मैंगो की मैं बात करूं तो मैंगो की होती है तकरीबन कितना, 200 ईयर्स होती है, ठीक है। और पीपल ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों तो तकरीबन 2500 साल होती है। तो इतना ज्यादा वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। आप साइज तकरीबन मैंगो प्लांट की साइज की बात करो बच्चों, और आप पीपल प्लांट की बात करो तो तकरीबन साइज दोनों की सेम होती है। बट इतना ज्यादा लाइफ स्पैन में वेरिएशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ स्पैन जो है बच्चों साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों की दुनिया में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, वो बर्थ हुई है, तो उसकी डेथ होना कंपलसरी है बच्चों। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल हो, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिवाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के हर कोई बच्चों इमॉर्टल, कोई इमॉर्टल नहीं हो सकता है। अच्छा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्यों इमॉर्टल होते हैं बच्चों, क्योंकि आपको मैंने बताया था बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में भी कि अगर मान लो ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये मान लो कि इसकी बात हुई, उसके बाद में ये ग्रो करेगा, जुवेनाइल फेज में आएगा, ग्रोथ फेज में आएगा, देन उसके बाद में मैच्योर फेज में जैसे पहुंचेगा ये फिर डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट में, और जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा फिर ये समझ लो कि न्यू स्टेज में आएगा, फिर इसकी ग्रोथ होगी और मैच्योर स्टेज में जाएगा, फिर ये डिवाइड कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये जैसे ये ओल्ड एज में जाते ही नहीं है, मतलब इनका बुढ़ापा आता ही नहीं, ये बुढ़े कभी नहीं होते हैं हम लोगों की तरह। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बच्चों वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होती है, ठीक है। वाई डू वे से नेचुरल नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्यों नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नहीं होती, ये भी मैंने आपको बता दिया है। Given this reality, have you ever wondered the vast number of plant and animal species who have exist on Earth several thousands of years? ठीक है, अगर इस रियलिटी की बात करूं बच्चों तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ पे बहुत सारे साल से रह रहे हैं। दे मस्ट हैव बी सम प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंसर्ट दिस कंटिन्यूटी, और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, रेस्पिरेशन हुआ, ब्रीदिंग हुआ,
ये सब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है बच्चों सेम होती है, ठीक है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी आर फॉर ग्रांटेड। लाइफ की प्रोसेस को बच्चों अगर मैं बात करूं कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बच्चों, इस अर्थ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग नेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग नेचर हो या बच्चों इस अर्थ की बायोटिक पोटेंशियल हो, अगर वो आज भी मेंटेन है बच्चों, तो ओनली और ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। मैं बहुत पहले समझा चुका हूं कि इस दुनिया में बच्चों नेचर ने आपको क्यों बनाया, आपको नहीं पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों बनाया, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो उसको इस अर्थ पे रहने का कोई वो नहीं है, ठीक है। वो मतलब इस अर्थ के लिए या उस सिस्टम के लिए, इस बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बच्चों वो बेकार है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप हटा दोगे, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप हटा दोगे तो अर्थ का जो एक बायोलॉजिकल नेचर है वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइफ स्पैन की, बात कर लेते हैं बच्चों। कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन दी हुई है, आप लोग भी बच्चों एनसीईआरटी में अपने अंडरलाइन कर लीजिए लाइफ स्पैन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एलिफेंट की अगर लाइफ स्पैन की बात करूं तो बच्चों इसकी 62 टू 70 ईयर्स होती है। रोज की मैं बात करूं बच्चों तो 5 टू 7 ईयर्स होती है। डॉग की मैं बात करूं बच्चों तो 25 टू 30 ईयर्स होती है। रिवाइज करते रहना बच्चों, ठीक है। ओके, बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स दी हुई है। क्रो की 15 ईयर दी हुई है। बनाना ट्री की मैं बात करूं बच्चों तो 25 ईयर्स दिया हुआ है। काऊ की मैं बात करूं तो 20 to 25 ईयर्स इसकी होती है। पैरट की 140 ईयर्स होती है। क्रोकोडाइल की 60 ईयर होती है। हॉर्स की भी बच्चों तकरीबन 50 to 60 ईयर्स होती है। फ्रूट फ्लाई की भी तकरीबन बच्चों 2 वीक्स के आसपास होती है, ठीक है। और राइस प्लांट की बच्चों 3 to 5 मंथ होती है। टॉर्टोइज की 100 to 150 ईयर। बनियान ट्री की बच्चों कितनी होती है, 200 से 300 साल, ठीक है। हम्म, तो नोट करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? रिप्रोडक्शन एक प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों, जिसमें ऑफस्प्रिंग क्या, जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, न्यू यंग ओन्स का या फिर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं उनके जैसे। लेकिन यहाँ पे बच्चों इस सेंटेंस को थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहिए था एनसीईआरटी को। सिमिलर टू इटसेल्फ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर करना चाहिए था। सिमिलर और डिसिमिलर करना चाहिए था बच्चों। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये करेक्शन हो सकता है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे ओनली रिप्रोडक्शन की बात किया है, तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो सिर्फ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में नहीं होता है बच्चों, दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर टू इटसेल्फ हो सकते हैं, ठीक है। द ऑफ स्प्रिंग्स ग्रो, ये ऑफ स्प्रिंग बच्चों ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं, फिर उसके बाद में ये न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है सबसे पहले उसकी बर्थ होती है, देन उसके बाद उसका ग्रोथ होगा बच्चों, देन उसके बाद में वो मैच्योर होगा, और मैच्योर जब होगा तब वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस करेगा, देन उसके बाद ओल्ड एज जब आ जाएगी तो ये रिप्रोडक्शन जब इसका खत्म हो जाए, मतलब ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएगा, तो उसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं। गुड मॉर्निंग वेरोनिका, गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये फेजेस आते हैं हर किसी के लाइफ स्पैन में बच्चों। बर्थ होती है, देन उसके बाद ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद में वो नए ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इससे ये क्लियर है बच्चों कि एक बर्थ, ग्रोथ और डेथ की एक साइकिल है, इसी वजह से इसको लाइफ स्पैन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल दिस कंटिन्यूटी, रिप्रोडक्शन ही बच्चों इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है किसी भी स्पीसीज के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने को। मतलब अगर मैं अब बात करूं कि आपकी पिछली जनरेशन से आप इस जनरेशन में आए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में आता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, रिप्रोडक्शन की वजह से आता है, ठीक है। हम लोग बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है खास करके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशन के कारण क्या होते हैं, है ना।
ठीक है। तो वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है बच्चों, वो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ चुके हैं। और दोबारा अभी जैसे हम लोग 12th क्लास की अगर बात कर रहे हैं, जो अभी नए बच्चे हैं, वो लोग जब मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ाऊंगा बच्चों, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि किस तरीके से ये वेरिएशन आते हैं, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट क्या था, और सारी चीजें बताएंगे वहां पे। ठीक है। सो देयर आर लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड। अगर मैं बात करूं बच्चों बायोलॉजिकल वर्ड में, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बच्चों, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका इवॉल्व होने का नेचर, या उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या उनमें जो ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है बच्चों, वो कई तरीके की होती है। मतलब कोई एसेक्सुअल तरीके से करता है, कोई सेक्सुअल तरीके से करता है, कोई विवी पैरिटी से करता है, कोई ओवी पैरिटी से करता है। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि कोई एक्सटर्नल मीडियम में करता है, कोई इंटरनल मीडियम में करता है, बहुत सारे मतलब मैकेनिज्म है ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन करने के। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। The organism habitates, its internal physiology and several other factors are collectively responsible to how it reproduce। याद रखिएगा बच्चों, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मैं जब TRQs करवाऊंगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी हो सकती है बच्चों। तो उसका हैबिटेट क्या होना चाहिए, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, और भी उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली ये दो फैक्टर्स तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इंटरनल फिजियोलॉजी और हैबिटेट जो है, किसी ऑर्गेन कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। वालेकुम सलाम अमन, अभी लेट नहीं हुआ है बहुत ज्यादा। बेस्ड ऑन वेदर देयर ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन या दो ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे रिप्रोडक्शन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बच्चों। अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ ओनली वन, मतलब ओनली वन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली एसेक्सुअल कहेंगे। और अगर दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों विथ और विदाउट गैमीट के फॉर्मेशन से हो सकता है। यहाँ पे आप देखें लिखा होगा, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ठीक है। और अगर दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, जो कि अपोजिट सेक्स के हैं बच्चों, मेल और फीमेल हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहे हैं, और उसके बाद में उनमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बच्चों जरूर होना चाहिए। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का होना कंपलसरी है बच्चों। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन का हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, और गैमीट का फ्यूजन, जो कि सबसे वाइटल इवेंट है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फर्टिलाइजेशन मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसका ऑप्शन होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कोई फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाऊं बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दें फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो रही है कि नहीं। मैं अगर बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं बच्चों, तो जो 12th वाले बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप और स्लो पढ़ाइए, एक एक वर्ड क्लियर कराइए। ठीक है। तो बच्चे जरूर कमेंट कर दिया करो, मुझे बता दिया करो आपकी प्रॉब्लम्स। मैं सबसे ऊपर रखता हूं, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सुनता हूं। ठीक है। हाँ, तो जो भी बच्चे प्रॉब्लम आए वो बता दिया करें। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है। हम्म, बहुत बढ़िया आशीष। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है बच्चों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स से होता है। ठीक है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक ही पेरेंट्स बच्चों क्या करता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है बच्चों, वो नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होते हैं एक दूसरे के,
बट बच्चों एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों एक दूसरे के, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है बच्चों, क्लोन। यही क्वेश्चन बच्चों 2016 फेज 2 में पूछा गया था, ठीक है। 2016 में बच्चों 2 बार एग्जाम हुआ था, 2016 फेज 2 में, ठीक है। आपके एआईपीएमटी बच्चों 2016 फेज 2 में पूछा गया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों बच्चों और एक दूसरे की कार्बन कॉपी दिखाई दे रहे हों, उनको आप क्या कहोगे, तो क्लोन कहोगे। अगर कोई भी क्लोन होगा बच्चों तो वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होगा बच्चों, उसकी मार्फोलॉजी भी सेम होगी और उसका जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी सेम होगा। बात समझ लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग राणा चौहान, ठीक है। और बट बच्चों कभी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन मतलब हो ही नहीं सकता है। जब गैमीट का फॉर्मेशन अगर हो भी जाएगा बच्चों, तब भी यहाँ पे गैमीट फ्यूजन नेवर, कभी नहीं होगा बच्चों, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, 2016 का क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो ईस्ट का डिवीजन दिया दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, ईस्ट का डिवीजन दिखाया गया। ईस्ट चूंकि बच्चों यूनिसेलुलर फंजाई होता है, आपको पता होगा, तो इसमें बडिंग एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो बडिंग में होता क्या है बच्चों की, ये ईस्ट है मान लो, इसका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा बच्चों, और इंक्रीज करेगा जब प्रोटोप्लाज्म, तो एक छोटा सा आउटग्रोथ इसमें निकलेगा। और जब आउटग्रोथ निकलेगा, तो चूंकि ये न्यूक्लियस है बच्चों इसका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करने लगेगा और 2 पार्ट में डिवाइड होने लगेगा। आप देखें बच्चों की एक न्यूक्लियस यहाँ पे जा रहा है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब ये जो आउट ग्रोथ था बच्चों, इस आउट ग्रोथ का और भी ये आउट ग्रोथ और इंक्रीज करेगा और इसका इन्वेजिनेशन बच्चों बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस तो कंप्लीटली डिवाइड हो चुके हैं। आफ्टर दैट बच्चों कुछ समय बाद ये एकदम सेपरेट हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन कर देता है, ये नया हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों ये बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं बात करूं बाइनरी फिजन की बच्चों, अभी मैं आगे बताऊंगा बाइनरी फिजन वगैरह, तो दिखाऊंगा वहां पे। बाइनरी फिजन में क्या होता है बच्चों की, मान लो कि ये अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी है बच्चों। क्या होता है कि ये अमीबा की बॉडी देखें, इसका प्रोटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस वगैरह इंक्रीज करेगा। देन उसके बाद बच्चों इसका जो मेन न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस बच्चों ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया है। और इनके बॉडी में बच्चों यहाँ पे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा इनवेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ धसाव होगा। आप देखें कि ये अंदर की तरफ इतना ज्यादा धसाव हो चुका है। देन उसके बाद बच्चों ये और बढ़ता जाएगा और कुछ समय बाद ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस तरीके से इनमें बाइनरी फिजन होता है। और भी सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताऊंगा भी, ठीक है। लेट्स सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे देखते हैं बच्चों की कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कॉमन होता है अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों आप अंडरलाइन कर लीजिए जल्दी से, फास्ट एकदम से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों और आपसे पूछा जा सकता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल, अगर ये बच्चों लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसे होंगे जिनका ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा सिंपल होगा। जैसे कि बच्चों एल्गी, प्लांट के केस में बच्चों एल्गी होगा, या फिर एनिमल्स के केस में प्रोटोजोन हुए,
प्रोटोजोन्स के बाद पोरीफेरॉन, से इधर जैसे जैसे हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म में आप जाते जाओगे तो आपको मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता चला जाएगा और लास्टली जो है एसेक्सुअली डिवाइड करने की प्रॉपर्टी लोगों में खत्म हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स, ठीक है। सो इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। जितने सिंपल होंगे उतना ही ज्यादा। एनिमल्स में बता दिया मैंने प्रोटोजोन्स, प्लांट्स में मैंने बता दिया आपको एल्गी और ब्रायोफाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है। प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस में बच्चों कॉमन होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा क्या एग्जांपल दे करके आपके सामने चार, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड, ठीक है। ऑप्शन मेरा पहला है बच्चों, देखो इस तरीके से मैं ऑप्शन दूंगा आपको। ऑप्शन में पहले दे रहा हूं ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा दे रहा हूं। मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों फ्रॉग। तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं बच्चों साइकस, सॉरी। चौथा ऑप्शन में दे रहा हूं बच्चों, अब देखो आंसर करिएगा, तुरंत आप लोग आंसर करिएगा बच्चों, ठीक है। चौथा ऑप्शन में दे रहा हूं आपको क्या दे दूं, स्कोलियोडॉन, ठीक है। बताओ बच्चों जल्दी करो, आंसर करो फास्ट। मैंने कहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरा यही क्वेश्चन है बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपैनोसोमा आंसर हो जाएगा। उसके पीछे देखो, ट्रिपैनोसोमा आंसर इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि ट्रिपैनोसोमा बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से, और प्रोटोजोआ ही मेंबर है किसका बच्चों, प्रोटिस्टा का। किसका है, प्रोटिस्टा का। अब यहाँ पे डायनोफ्लैगेलेट भी मैं दे सकता था बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता था, है ना। आपको किसी प्रोटोजोन अमीबा का नाम दे सकता था, है ना। तो आंसर, क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं बच्चों एनसीईआरटी में। मैं इसीलिए बच्चों एनसीईआरटी को गागर में सागर बोलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों, मतलब समझ में आया ना, क्वेश्चन बढ़िया था ना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों वो डिवाइड करते हैं बेसिकली माइटोसिस के द्वारा बच्चों, यहाँ पे मियोसिस के द्वारा डिवाइड नहीं करेंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बच्चों तो बेसिकली जनरली माइटोसिस के द्वारा ही वो डिवाइड करते हैं, मियोसिस के द्वारा वो डिवाइड नहीं करते हैं। इनटू टू गिव्स राइज द इंडिविजुअल्स, ठीक है। Thus these organisms cell division itself a mode of reproduction, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों सेल डिवीजन ही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की गई है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, तो ये क्या है, जूस्पोर है। सब लोग बच्चों अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा, जूस्पोर हैं, जो कि बच्चों क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड हैं। बाइफ्लैजिलेटेड है बच्चों, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, जूस्पोरेंजियम में होता है, जूस्पोरेंजियम में होता है। इसी तरीके से बच्चों में कोनिडिया, ये है कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किस पे होता है, कोनिडियोफोर पे होता है। ये हाइड्रा की बच्चों टेंटेकल्स हैं, ये इसका हाइपोस्टोमल रीजन है, हाइपोस्टोमल रीजन है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है और ये इसके बड्स निकले हुए हैं। अगर मैं जेम्यूल्स की बात करूं बच्चों तो ये इसका माइक्रोपाइल है, एक मिनट, ये इसका बच्चों माइक्रोपाइल है, ये इसके स्पिक्यूल्स हैं, ये इसके स्पिक्यूल्स हैं, और ये बच्चों आर्क्यूसाइट्स।
आर्कियोसाइट्स हैं जो कि टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है बच्चों, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। टोटीपोटेंट सेल्स उसको कहा जाता है बच्चों जिसमें जो है ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बर्ड्स इन हाइड्रा और जेम्यूल्स इन स्पंजेस, बच्चों ये जो है बर्ड्स और खास करके जो हाइड्रा में बर्ड निकलती है बच्चों, इसको हम लोग एक्सोजिनस बर्ड कहते हैं। और जेम्यूल्स जो है बच्चों एंडोजिनस बर्डिंग का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जेम्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोजिनस बर्ड होती है, और स्पेक्यूल्स हाइड्रा में जो खास करके बर्ड निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजिनस बर्ड कहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक जगह बता दूंगा बच्चों, बट अभी मैं एनसीईआरटी रिवाइज करवा रहा हूँ, इसी वजह से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। लेक्चर अपना बहुत लिमिटेड होता है बच्चों, आधा घंटा हो गया है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे, है ना। वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, जहां पे बच्चों बाइनरी फिजन में मैं अभी अमीबा वाला एग्जांपल दिखा चुका हूं, वहां पे दो हाफ में ये डिवाइड हो जाता है, ईच उसके बाद जितने होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं और उसके बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों मैं बाइनरी फिजन के टाइप्स बता दूं आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, हाँ ठीक है, सबसे पहले बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन मैंने आपको बता दिया बच्चों, अमीबा, अमीबा में होता है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करूं बच्चों तो इसमें ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करूं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करूं बच्चों तो यूग्लिना में होता है। और ऑब्लिक बाइनरी फिजन की बात करूं बच्चों तो वो किस में होता है, एग्जाम्पल सिरेटियम। सिरेटियम क्या है बच्चों, एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। ओके, सो मैंने बता दिया आपको बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में खास करके बाइनरी फिजन के सारे टाइप्स बता दिए। बेसिकली बच्चों चार टाइप्स के बाइनरी फिजन होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। पहला सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तीसरा लॉन्गिट्यूडनल और चौथा हो जाएगा आपका ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईस्ट की बात करते हैं बच्चों, ईस्ट में चूंकि बडिंग होती है, ठीक है, मैं अभी इससे पहले बडिंग भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ठीक है। ईस्ट में डिवीजन क्या होता है बच्चों, अनइक्वल होता है और स्मॉल बर्ड्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि दोबारा फिर भी वो अटैच होते हैं। इनिशियली कुछ समय शुरुआत में वो पेरेंटल सेल से अटैच होते हैं, देन उसके बाद में इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म या सेल्स। मैंने अभी आपको बच्चों ईस्ट का डायग्राम यहाँ पे दिखाया था कि ईस्ट किस तरीके से, देखो पहले क्या है ईस्ट में, हाँ का प्रोटोप्लाज्म वगैरह बढ़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियस इसका थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, देन बच्चों इसका जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो ऊपर से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है और फिर वो आउटग्रोथ मतलब इनर साइड में इनवेजिनेट करता रहता है और कुछ समय बाद वो इन्वेजिनेशन इतना हो जाता है कि दोनों सेपरेट होने लगते हैं और सेपरेट होकर के नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये ईस्ट की बात है, ठीक है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा इस पे क्वेश्चन कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल अमीबा विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, ठीक है। यही पूछा गया था बच्चों एक बार
कि अमीबा जो है अपनी सूडोपोडिया को, या अमीबा का सूडोपोडिया कब डिसअपियर हो जाता है, तो बच्चों जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अपने सूडोपोडिया को ये खुद विड्रॉ कर लेता है, और उसके बाद उसको विड्रॉ करने के बाद बच्चों सिक्रीट करता है, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है जो कि इसके बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग बना लेती हैं, इसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये आपका अमीबा था, ठीक है, और ये अमीबा था, और इसकी ये जो है क्या थी बच्चों, ये इसका सूडोपोडिया था, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसको मूव करना, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई जहां पे इसका एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ये क्या करेगा कि अपने सूडोपोडिया को अंदर कर लेगा, और उसके बाद में यहां से क्या करेगा, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, और उन तीनों लेयर्स को आप क्या कहते हो बच्चों, सिस्ट कहते हो। 1, 2 और ये हो गई 3, ठीक है। ये क्यों ऐसा करता है बच्चों, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। ये भी आपसे पीवाईक्यूज में बच्चों पूछा जा चुका है कि इंसिस्टेशन किसे कहा जाता है, और इस तरीके से भी पूछा गया है कि 1 लेयर का फॉर्मेशन करता है, ओनली सिंगल लेयर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, या 3 लेयर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि नहीं, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डायरेक्टली ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए बच्चों, ठीक है। व्हेन अराउंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी बच्चों, इस सिस्ट को ये अमीबा क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, और इसका अंदर का जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये अनफेवरेबल कंडीशन जब सिस्ट का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये न्यूक्लियस जो है बार बार डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं बच्चों। ये भी आपसे पूछा जाता है एक सवाल बच्चों, कि अमीबा में बाइनरी फिजन कब होता है और मल्टीपल फिजन कब होता है बच्चों। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अमीबा में बाइनरी फिजन कब होता है, तो आप कहेंगे बच्चों ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन बच्चों मल्टीपल फिजन कब होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, मल्टीपल फिजन, मल्टी फिजन नहीं नहीं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म था जिसमें एक ही न्यूक्लियस था बच्चों, ठीक है। क्या होगा कि यही न्यूक्लियस बार, मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी बच्चों इसकी, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस इस पे नहीं होगी, ओनली न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता रहेगा 2 पार्ट में, फिर ये डिवाइड कर जाएंगे, फिर ये डिवाइड कर जाएंगे 2 पार्ट में, इस तरीके से, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज जो है अमीबा में होती है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में इंसेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, तो ये सिस्ट जो है अमीबा की डिसॉल्व कर जाती है, और अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवाइड करके बच्चों प्रोड्यूस करता है बहुत माइन्यूट अमीबा, छोटे छोटे अमीबा को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। इस सिस्ट के अंदर जो छोटे छोटे अमीबी होते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडियो स्पोर कहते हैं। और जैसे ये सिस्ट वॉल ब्रस्ट कर जाती है बच्चों, तुरंत ये सूडोपोडियो स्पोर्स जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद में ग्रो करके क्या करते हैं, नए नए अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी फेनोमेना को बच्चों अमीबा के क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, स्पोरुलेशन भी, ठीक है। स्पोरुलेशन भी आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो मैं बात करूं बच्चों, कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, खास करके वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कुछ दिए हुए हैं। जब मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा बच्चों, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बच्चों, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। उसी के कुछ प्रोपाग्यूल्स है, जैसे कि आई ऑफ पोटैटो बच्चों, ठीक है। और खास करके इसका राइजोम जो होता है विंगर वगैरह का, बल्बिल्स ऑफ अगेव, और उसके बाद में एडवेंटिशियस बर्ड्स जो निकलती हैं या लीफ निकलती हैं ब्रायोफिलम में, ठीक है। और उसके बाद में वाटर हाइसिंथ का भी जो ऑफसेट होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होता है। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae produce
थ्रू स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जैसे बच्चों फंजाई हुए और भी कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी हुए, उनमें कुछ स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जूस्पोर। ठीक है, मैंने जूस्पोर के बारे में बच्चों आप लोगों से डिस्कशन कर दिया है कि जूस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और जूस्पोर कैसा होता है। ठीक है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक। जूस्पोर बच्चों क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। अदर कॉमन एसेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि बच्चों क्या है, कोनिडिया है, और कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है बच्चों, बर्ड्स हाइड्रा में होता है, जेमीउल्स स्पंजेस में होता है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 11। क्लास 11 बच्चों जहाँ पे प्लांट किंगडम दिया हुआ है वहां पे आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। वाइल इन एनिमल्स अदर सिंपल organisms in term asexual is used unambiguously। ठीक है, इन प्लांट देखो भाई, एनिमल्स में बच्चों मेरी बात सुनो, खास करके बच्चों एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स में खास करके सिंपल और एनिमल्स जो हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यूज किया जाता है, लेकिन बच्चों प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, सुनो मेरी बात। पहली बात तो ये सुनो बच्चों की एनिमल्स में इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं बच्चों, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैं बता चुका हूं कि क्या होता है बच्चों, क्योंकि विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होगा, सिंगल पेरेंट से होगा, तो एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। लेकिन प्लांट में एसेक्सुअल ना कर करके वेजिटेटिव कहो तो और बेस्ट हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है ना, वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है। अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों, खास करके लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होती है, और क्या नहीं होता है, फ्लावर नहीं हो सकता है। ये सब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। तो अगर किसी प्लांट का लीफ से फॉर्म हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, रूट से हो रहा है, तो उसके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। और ऐसे प्लांट के पार्ट, मेरी बात सुनो बच्चों, ऐसे प्लांट के पार्ट जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो या जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंटली यूज इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन जो प्लांट्स में वेजिटेटिव की है बच्चों, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है, और कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। इन सब के पास बच्चों वो कैपेसिटीज होती हैं कि वो जो है नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो जी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि कौन कौन से रनर के द्वारा किसका होता है डिवीजन और किसका। ठीक है, तो सब लिख लो बच्चों जल्दी से, रनर का एग्जांपल लिख लो। रनर किसके किसके के द्वारा होता है, ऑक्सैलिस, सेंटेला और साइनोडॉन। पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई पे फोकस रहो। ठीक है, राइजोम की बात करूं बच्चों, राइजोम की बात करूं तो राइजोम गिंगर में होता है। सकर की बात करूं बच्चों, सकर मिंट में होता है। ट्यूबर की बात करूं बच्चों, सब लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ट्यूबर की बात करूं बच्चों तो ये पोटैटो में होता है। ठीक है, ऑफसेट की बात करूं बच्चों, ऑफसेट की बात करूं बच्चों तो ये पिस्टिया में होता है और आइकॉर्निया में होता है। ठीक है, बल्ब की मैं बात करूं बच्चों
बल्ब का फॉर्मेशन किस में होता है? तो अनियन में होता है, अनियन में होता है बच्चों, गार्लिक में होता है, ठीक है, अनियन और गार्लिक्स में होता है, ठीक है, और लिलीज में होता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, सब लोग लिख लो जल्दी से, सब लोग लिख लो। बल्ब के बारे में बच्चों 2012 में पूछा गया है, ठीक है, बल्ब के बारे में 2012 में पूछा गया है, सो आपको क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 2012 में शक्कर के बारे में बच्चों, शक्कर के बारे में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से कई के बारे में पूछा, कईयों के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल गुलाम रसूल, बिल्कुल सही कहा, बनाना और गिंगर, राइजोम की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुलाम रसूल, सही कहा आपने, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये मुझे बताएं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स वाली बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, बेसिकली बच्चों में बात करूं तो इनके फॉर्मेशन के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जरूरत नहीं होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, इसी वजह से इसको हम लोग एसेक्सुअल कहते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है बच्चों, इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, अगर उनकी बॉडी बच्चों छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, फॉर एग्जांपल बच्चों कि मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म था और इनकी बॉडी जो कई पार्ट्स में टूट जाए, ये एक पार्ट इनका हो जाए, ये एक इनका पार्ट, तो जाहिर सी बात टुकड़ों को फ्रेगमेंट्स कहते हैं। सो हर एक फ्रेगमेंट अगर ये नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर दे, न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, और ये भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बना दे, तो जाहिर सी बात है इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप क्या कहोगे बच्चों? फ्रेगमेंटेशन कहोगे। हाइड्रा में भी होता है बच्चों, हाइड्रा में ही सिर्फ फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है बच्चों, हाइड्रा के अलावा स्पंजेस में भी होता है, स्पंजेस में भी होता है बच्चों, फंजाइज में भी होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन फंजाइज में भी होता है, स्पंजेस में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, बहुत सारे वो हैं जिसमें होता है, ठीक है। आप उसमें प्लेनेरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन ना करके रिजनरेशन कह देना, ठीक है। बहुत सारे एल्गी हैं, फिलामेंटस एल्गी जो है बच्चों उनमें भी होगा, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट स्कवरेज ऑफ वाटर बॉडी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर हाइसेंथ कहते हैं उसको, उसका दूसरा नाम बच्चों टेरर ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। वाटर हाइसेंथ को आप टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। दिस इज नथिंग बच्चों, ये कुछ नहीं है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको हम लोग वाटर हाइसेंथ कहते हैं। बहुत बार बच्चों ये बात पूछी गई है, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको बच्चों अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहां से बच्चों में बात करूं अगर आपसे, तो जानते हो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है? 2018 में आया है, 2016 में आया है, 2010 में आया है, 2011 में आया है, ठीक है, 2015 में आया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहां से, है ना। आइकॉर्निया वाले पॉइंट से बच्चों काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सो इसको जल्दी से हम लोग फास्ट इसको पढ़ लेते हैं। क्या है बच्चों? इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ियों में जहाँ पे पानी मतलब बंगाल में बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलेशन पाई जाती थी, सो इस वजह से इसको बंगाल में फिशेस वगैरह से इसकी डेथ हो जाती है, इसी वजह से इसको टेरर या फिर आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट है बच्चों, ये वाटर हाइसिंथ है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बच्चों, ये एक बहुत इन्वेसिव वीड है जो कि बहुत फास्टली ग्रो करता है बच्चों वाटर बॉडीज में। स्पेशली कहाँ पे ग्रो करता है बच्चों? स्टैंडिंग वाटर में, रनिंग वाटर में ये ग्रो नहीं करता है, जहां पे पानी, स्टैंडिंग वाटर का मतलब जो पानी रुका हुआ पानी है। ये बच्चों बेसिकली जब इतना फास्ट इसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा बच्चों कि अगर ये इतना फास्ट डिवाइड करेगा तो इसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होंगी
तो कैटाबोलिक रिएक्शन फास्ट होंगी, कैटाबोलिक रिएक्शन फास्ट होंगी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है, ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चों जो वहां पे फिशेज होती हैं उनको ऑक्सीजन उतने मात्रा में मिल नहीं पाता है और धीरे धीरे वो डाई आउट होने लगती हैं। जब आप लोग बच्चों इकोलॉजी पढ़ेंगे 13वां 14वां चैप्टर, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया हुआ है। यू मे फाइंड दैट इंटरेस्टिंग टू नो दैट द प्लांट वाज, बच्चों बेसिकली मैं बात करूं इंडिया में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और इसके लीफ के बिहाफ के नेचर पे इसको वो किया गया था, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसका जो फ्लावर था वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता था, और इसके लीफ ऑफ शेप जो है, इसके लीफ का शेप बच्चों बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, ठीक है। सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली, इसको भी बच्चों आप प्रोपागेट कर सकते हैं वेजिटेटिवली एट ए फेनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। बच्चों वेजिटेटिवली मतलब क्या हुआ कि इसका छोटा सा पार्ट काट दो और ले जाकर के किसी पानी में फेंक दो, उसके बाद देखेंगे कि आप ये कुछ समय बाद बच्चों पूरे पानी के पूरे वाटर बॉडीज को ये रिकवर कर लेगा, और उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इसका एक छोटा सा भी पार्ट रह गया ना बच्चों तो आप इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं यार, है ना, बस यहीं तक पढ़ाऊंगा। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, गिंगर, डहेलिया आर कल्टीवेटेड, कैसे बच्चों इनको कल्टीवेट किया जाता है। आप थोड़ा सा बच्चों आप एनसीईआरटी पे इसको मेंशन कर लें, ठीक है। पोटैटो को बच्चों ट्यूबर से किया जाता है, ट्यूबर लिख लो इसके ऊपर। शुगर केन को बच्चों एरियल रूप से जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है। बनाना की अगर बात करूं बच्चों तो इसका राइजोम लेकर के कल्टीवेट किया जाता है। गिंगर का भी राइजोम लिया जाता है बच्चों, ठीक है। डहेलिया की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका कौन सा पार्ट लिया जाता है, इसका रूट लिया जाता है। डहेलिया का रूट लेकर के कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। सो बच्चों एनसीईआरटी में जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। है स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जिसे हम लोग आई कहते हैं, पोटैटो आई आपने देखा होगा, पोटैटो के ऊपर मैंने आपको दिखाया था पोटैटो, और उसके बाद में वही ट्यूबर का फॉर्मेशन करता है। फ्रॉम राइजोम ऑफ बनाना, राइजोम और गिंगर में आपने राइजोम देखा है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द मेन, अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू प्लांटलेट्स जो है बच्चों प्लांट्स में कहाँ से आती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोडल रीजन से आती है, जहाँ पे नोड्स होती हैं। नोड में नोडल रीजन में बच्चों यहाँ पे मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि डिवीजन की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसी वजह से यहाँ से ही न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। व्हेन नोड्स कम इन, अगर बच्चों ये नोड जो है कभी डैम्प सॉइल के या वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये रूट्स का फॉर्मेशन करने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये मान लो कि किसी प्लांट की ये ब्रांच थी, ठीक है, और यहाँ पे ये वाटर बॉडीज थी, ये वाटर बॉडीज है, किसी तरीके से बच्चों ये वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जहाँ पे पानी नमी मिल जाएगी तभी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स आपने देखा होगा बच्चों ब्रायोफाइलम में, उनके उनमें नॉचेस दिखाई दिए होंगे, जैसे इस तरीके से मान लो कि ये लीफ है उसकी, तो इस तरीके से आपको नॉचेस दिखाई दे रहे थे। ये नॉचेस जो है यहीं से एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो है खास करके फॉर जो गार्डनर्स होते हैं इसका कमर्शियल प्रोपागेशन करते हैं, ठीक है, इसका एक्सप्लॉइट करते हैं। ब्रायोफिल्म में आपने एडवेंटिशियस बर्ड देखा होगा। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स, इस एबिलिटी को जो है गार्डनर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर कमर्शियल प्रोपागेशन ऑफ इस प्लांट्स, मतलब ब्रायोफिल्म के कल्टीवेशन के लिए इसका यूज करते हैं। It is interesting to note that asexual mode of reproduction is common method of reproduction in organisms that are relatively simple organization, ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है बच्चों जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है, जैसे कि एल्गी हुए, फंजाई हुए, एंड दे शिफ्ट, और उसके बाद भी ये बच्चों ये शिफ्ट होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो है क्या नाम है कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ऑर्गेनिज्म की बढ़ती जाएंगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें शिफ्ट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। आप ये फाइंड करिए बच्चों कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों ऑर्गेनिजम्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ा। सो एक ही आंसर बच्चों है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं बच्चों उनमें इवोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, उनमें थोड़ा सा पेरेंटल
पेरेंट्स से भी कुछ चेंजेस, मतलब खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से एडॉप्टिबिलिटी बच्चों बढ़ती जाती है। सो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडॉप्टिबिलिटी या फिर चेंजेस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इनमें सर्वाइवल रेट कम होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा इसी वजह से हो जाती है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, क्यों ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। Asexual या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में बच्चों अगर मैं बात करूं तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है।